नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स एंड मैप। सो दोस्तों पहले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ percentage of forest area in relation to the total area of the state। राज्य के कुल क्षेत्रफल के सापेक्ष वन क्षेत्र की प्रतिशतता के संबंध में भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से स्टेट्स बताने हैं, तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले आएगा केरला, फिर आएगा ओडिशा, फिर आएगा कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से जो कर्नाटका है वो 18 पॉइंट समथिंग परसेंटेज पे है, ओडिशा 32 पॉइंट समथिंग, केरला 49 पॉइंट समथिंग और आंध्र प्रदेश आता है 15.25%। तो देखिए दोस्तों, जो मिजोरम है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट फॉरेस्ट रिच स्टेट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर के हिसाब से मिजोरम है फर्स्ट नंबर पे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश को देखें तो वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया करता है कवर, जो कि है टर्म ऑफ एरिया, ठीक है ना। एरिया के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश, और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिजोरम। मिजोरम इज द forefront among these states whose percentage of forest area is 84%। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड मॉनसून इज derived फ्रॉम, जो मॉनसून शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हुई है किस शब्द से हुई है दोस्तों? तो वो हुई है अरेबियन लैंग्वेज से, यानी अरबी लैंग्वेज से, अरबी भाषा से हुई है उसकी उत्पत्ति। मॉनसून का जो ड्राइव्ड हुई है वो अरेबिक वर्ड से, वो है मौसम। मौसम मीन्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, ठीक है, मौसम के हिसाब से बदलती हवाएं। और वर्ड मॉनसून इज जनरली यूज फॉर द सीजन इन विच देयर इज हैवी रेनफॉल। देखिए, जो ईयर में 2 बार अपनी हवाएं चेंज करता है उसको मॉनसून कहा जाता है, एक इजी टर्म में बोलूं तो 2 टाइम्स, ठीक है दोस्तों। और जो मानसून शब्द है वो उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया वाज अंडर फॉरेस्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आंसर है अकॉर्डिंग टू 2017 21.5%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन अकॉर्डिंग टू 2021 तो आता है 21.71%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रेन इन इंडिया ऑकर्स इन रीजन। भारत वर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है। तो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो सबसे ज़्यादा रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वो है वेस्टर्न घाट्स, हिमालय रीजन, वेस्टर्न घाट्स, हिमालय और मेघालय रीजन। आइए एक बार मैप में देखते हैं। देखिए, ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। जो यहाँ पर जो अरेबियन सी है वो कोलाइड करता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, यानी कि टकराता है। तो जब वो टकराता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, अराउंड 250 सेंटीमीटर तक रेन हो जाती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर। और जब बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर गारो, खांसी और जयंतियाल हिल्स है, यहाँ पर जब कोलाइड करता है, टकराता है, तो यहाँ पर भी वर्षा हो जाती है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस हैविंग मैक्सिमम रेनफॉल चिरापुंजी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो चिरापुंजी है वहाँ पर एनुअल के हिसाब से बात करूँ तो वहाँ पर होती है रेनफॉल 1102 सेंटीमीटर। तो जो चिरापुंजी है वो कहाँ पर है? वो है मेघालय में स्थित। मैप पे देखते हैं। देखिए, ये रहा चिरापुंजी जो कहाँ पर है? मेघालय में सिचुएटेड है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Between India and East Asia, the navigation time and distance can be greatly reduced by which of the following? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय यानी नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकती है? ओके, इंडिया और ईस्ट एशिया के बीच में नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस कैसे कम किया जा सकता है वो बताना है। तो मैं बताती हूँ आपको आंसर इसका। एक बार मैप में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अंडमान सी और ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, जिसे कहा जाता है गल्फ ऑफ सियाम। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया को कैसे हम लोग ऐसा क्या करें जिससे उसका जो नेविगेशन टाइम है और जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए। अब ये देखो, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये यहाँ से जाते हैं जो भी शिप्स एंड ऑल है ना, इधर जाने के लिए। अगर हम यहाँ पर यहाँ से कट कर दें तो यहाँ पर आना इजी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इजी हो जाएगा आना। तो यही पूछा गया है। तो किस कट से हो जाएगा? तो इस यहाँ पर है क्रा इथुमस। तो अगर क्रा इथुमस को हम लोग यहाँ पर बना देते हैं तो यहाँ से यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है शिप्स का बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। ये कह रहे हैं डीपिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। नहीं, अगर हम मलक्का स्ट्रेट को और गहरा बना देंगे तो और ज़्यादा टाइम और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओपनिंग अ न्यू कैनल अक्रॉस द क्रा इथुमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। बिल्कुल ठीक है, अगर हम लोग सियाम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच एक भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोल देते हैं तो डिस्टेंस और टाइम दोनों बचेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन कैन कम अक्रॉस इफ वन ट्रेवल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का के जल डमरू मध्य में से यात्रा करते समय किस एक से होकर गुजर सकते हैं? जब हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का ऐसे जा रही थी ना, अभी पीछे देखा था, अगर हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो हम किस एरिया से निकल सकते हैं या कौन सा ऐसा कंट्री पड़ेगी? तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इधर यहाँ से जाते हैं तो क्या आएगा? सिंगापुर आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द स्ट्रेट ऑफ मलक्का दे कैन कम अक्रॉस सिंगापुर। नैरो स्ट्रेच है ये एक। किसके बीच में है ये नैरो स्ट्रेच? बिटवीन मलय पेनिसुला और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज लैंड ऑफ सुमित्रा। और ये जो स्ट्रेट है ये कनेक्ट करती है इंडियन ओशन को साउथ चाइना से और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन है इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following states in India has the largest area under forest cover? अभी बताया था मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट आइडिया सेकंड क्वेश्चन था वो। भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट्स। डोवर जल संधि जोड़ती है। मैप में देखते हैं एक बार डोवर जल संधि को। सबसे पहले देखो ये है इंग्लैंड और ये क्या है? फ्रांस। अब इंग्लैंड और फ्रांस देख लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको दिखाती हूँ डोवर जल संधि। देखिए दोस्तों, अभी दिखाया था मैंने आपको इंग्लैंड और फ्रांस। अब ये है इंग्लिश चैनल और ये रही स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करती है और साथ में ये चैनल है टनल, ठीक है। और यहाँ पे ये कनेक्ट करती है इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से। याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से। तो आंसर इसका आप बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी। ये जो डोवर जल संधि है, जो डोवर स्ट्रेट है, ये फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है, सेपरेट करती है। और क्लियर डे पे ऐसा भी होता है कि मान लो फ्रांस से आपको अगर इंग्लैंड में देखना है तो क्लियर डेज पे ऐसा होता है कि आप लोग उसको बिनोक्यूलर से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एल्बिडो इम्प्लाइज द एम्बिडो शब्द का क्या अर्थ निहित है? तो दोस्तों, एम्बिडो शब्द का अर्थ होता है
proportion of the shortwave solar radiations reflected by a surface. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए एक बार डायग्राम पे चलते हैं। ये देखो, द पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ बैक इनटू स्पेस। जब सूरज से गर्मी आती है उसको वापस भेजता है स्पेस में, इसी को एल्बीडो कहते हैं। बस ये मैंने आपको बताया भी था, लॉन्ग वेव रेडिएशन और शॉर्ट वेव रेडिएशन प्रॉपर बताया था ना मैंने आपको, तो ये उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसने नहीं देखा वो जाकर एक बार मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखें, नहीं तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको एक मतलब पर्टिकुलर उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना के दूँ। ओके, द परसेंटेज ऑफ रेडिएशन एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड। विकर्ण ऊर्जा का यह प्रतिशत जो किसी पृष्ठ से परिवर्तित होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? देखो, रेडिएशन एनर्जी की बात हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है सरफेस से, तो आपको सबको पता है, अभी बताया एल्बीडो, इग्नोर करिएगा। एल्बीडो इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, द अर्थ सरफेस रिसीविंग मैक्सिमम एनर्जी एट 12 noon बट द मैक्सिमम टेम्परेचर नेवर ऑकर्स at 12 noon. State which the following reason are correct. पृथ्वी के पृष्ठ दोपहर के 12 बजे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, किंतु उच्चतम तापमान कभी भी मध्याह्न 12 बजे पर नहीं होता। बताइए कि क्यों? वो कह रही है कि पृथ्वी पर दोपहर में 12 बजे तो इतनी तेज धूप होती है, लेकिन वो जो टेम्परेचर होता है वो 12 o'clock इतना ज्यादा नहीं होता, ऐसा क्यों? तो देखते हैं क्वेश्चंस। हमारे जो ऑप्शंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट रिक्वायर्ड सम टाइम। एग्जैक्टली, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है कि जो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, उसको हीट लेने की या हीट को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए। द लॉस ऑफ एनर्जी थॉट लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस एक्सीड द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन एट 4 o'clock। बिल्कुल भी नहीं। जिसने मेरी लॉन्ग वेव रेडिएशन और शॉर्ट वेव रेडिएशन वाली फैक्ट्स देखे होंगे तो वो ये वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जिसने नहीं देखे जाके देखिए। और तीसरा पॉइंट क्या है? एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम सोलर रेडिएशन कंटिन्यूज टू एक्सीड द एनर्जी लॉस्ट बाय आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू 4 o'clock 4 PM। तो ऑप्शन ये 3 भी ठीक है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Indian subcontinent was originally part of a huge landmass called। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। सबको आता है ये आंसर, आई नो। तो चलिए लगाते हैं ऑप्शन डी, गोंडवाना कॉन्टिनेंट। सब बहुत बेसिक है। देखिए, जब पृथ्वी थी, जब बहुत टाइम पहले लोरेशिया में डिवाइडेड थी और गोंडवाना लैंड में थी। तो जो गोंडवाना था एशियन सुपर कॉन्टिनेंट था, और उसके अंदर कौन कौन थे? आज अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो थे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अराबिया, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये सब थे गोंडवाना's लैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? थोड़ा सा ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया ये वाले तो आंसर है गोंडवाना इजलैंड। वेस्टर्न स्कॉलर्स के हिसाब से जो इंडिया है वो एक सब कॉन्टिनेंट है। जो हिमालय की रेंज है वो एक तरह से प्रोटेक्ट करती है इंडिया को। जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है वो फॉर्म हुआ था 250 मिलियन ईयर अगो। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what explains the eastward flow of the equatorial counter current? विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट्स। देखो, जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो उसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है अर्थ में। ऑब्वियसली आप सबको पता है जब वो रोटेट करती है तो वो जो पानी है वो कम डाउन हो जाता है ईस्टर्न साइड पर आ जाता है, और उसका फ्लो किस साइड पर हो जाता है? ईस्टवर्ड डायरेक्शन पर। द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ
इक्वेटोरियल काउंटर करंट। देखिए अर्थ जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे से जा रही है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है उसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कह रहा है कि द सरगासो सी इज द वास्ट पैच ऑफ अटलांटिक ओशन characterized by a abundance of floating brown seaweed called sargassum. This is formed due to the deposit of marine plants and refuse carried by the सरगासो जो समुद्र है और अंटार्कटिका महासागर का विशाल खंड है, जिसकी विशेषता है प्लवमान भूरा समुद्री शैवाल जिसे सरगासम कहते हैं, किसके द्वारा वाहन किए जाने वाली समुद्री पादपों और कचरे के निष्पेक्ष बनता है। तो दोस्तों जो सरगासो सी है वो बनता है नॉर्थ अटलांटिक करंट से, कैनरी करंट से और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट से। मैप में आइए, वैसे इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो सरगासो सी है ये रहा सरगासो सी, ये देखो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरी करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स, ये फ्लोरिडा करंट। ठीक है, तो ये इससे बनता है सरगासो सी। इसके अंदर क्या होता है, ये फॉर्म्ड होता है जो समुद्री प्लांट्स होते हैं ना, समुद्री जो प्लांट्स होते हैं उनको डिपॉजिट करता है और प्रिवेंट करता है उनको कि वो सी के अंदर ना जाए, और इसी से ना इसमें भूरे शैवाल जैसी चीजें आ जाती हैं जिसे ही सरगासो सी कहा जाता है। ब्राउन एल्गी होती है ना, वो हो जाती है जिसको सरगासो सी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग ओशन करंट्स मिक्स विद लेब्राडोर करंट? निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है? तो दोस्तों जो लेब्राडोर धाराएं हैं वो पहले तो कोल्ड करंट है, ये बताती हूँ आपको, जो फ्लो करती है अटलांटिक ओशन में, और ये स्टार्ट होती है बैफिन वे से और डेविस स्ट्रेट से। फिर आता है न्यू फाउंडलैंड कोस्ट आता है, फिर वहां से निकलती हुई गुजरती हुई ये कहाँ आती है, मिलती है फ्लोरिडा करंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आए और आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेट अकेडमी बाय मनदीप मैम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।